नेहा की भाभी शिल्पी उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी हर बात सुनती, उसकी मदद करती और उसका साथ देती। लेकिन नेहा का ये सारा प्यार उसके लिए दिखावा था। कारण शिल्पी अपनी माँ से एक दिन फोन पर कहती है, अरे माँ, ये नेहा है ना, एक आंख नहीं भाती मुझे, लेकिन जब देखो तब भाभी भाभी करके छपी रहती है यहीं रोज किसी अखबार की तरह। अरे मैंने कितनी बार कहा कि मैं बिजी हूँ, नहीं हूँ, काम और भी है, लेकिन नहीं जी, उसके पेट में तो कोई बात ही नहीं टिकती। जब तक वो मुझे नहीं बता देती उसे शांति नहीं मिलती। अरे ये सब लड़कियां ऐसी ही होती है, मायके में आना जाना ना रुके इसलिए भाभीयों को मक्खन लगाती है। इसे पता है ना, तू एक बार में मायका छुड़वा सकती है इसका। तभी बेल बजती है। माँ, मैं फोन रखती हूँ, देखो कौन आया है। शिल्पी के घर उसकी सहेली आने वाली थी। वो उन्हीं लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन दरवाजे में सामने खड़ी होती है नेहा। हाय भाभी, क्या कर रहे हो? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अभी अभी शिल्पी की माँ ने उसे समझाया था कि नेहा उसका ख्याल क्यों रखती है, तो वो भी मुंह बना लेती है। अरे क्या जरूरत है नेहा कुछ लाने की, फालतू में पैसे मत खर्च किया करो ना। ये देखो भाभी, ये साड़ी मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, कैसी है, अच्छी लग रही है ना? शिल्पी को साड़ी तो बहुत पसंद आ जाती है। सच में नेहा, ये तो वाकई बहुत प्यारी है ना प्यारी? भाभी सिर्फ 2 साड़ी थी, एक मैंने आपके लिए ले ली और एक मेरे लिए। इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, मायका जो चाहिए जीवन भर। क्या कहा भाभी? मैंने ठीक से सुना नहीं, प्लीज लाउड बोलिए ना थोड़ा। कुछ नहीं, बैठो ना। वैसे मेरी सहेलियां आ रही हैं, अब तुम आ ही गई हो तो थोड़ी हेल्प कर देना किचन में। हाँ भाभी, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। नेहा की दी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और सहेली बोल पड़ती है, ओ माय गॉड, कितनी प्यारी साड़ी है यार, कहाँ से ली? ये नेहा लेकर आई है मेरे लिए। आई विश मेरी भी ननद तेरी नेहा जैसी होती। मेरी वाली तो चढ़कर रहती है, व्यवहार भी ऐसा करती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मेरी वाली का तो सिर्फ लेने का हाथ है, देने का नहीं। मुझे तो याद भी नहीं कि उसने मुझे कभी कुछ दिया भी हो। नेहा सब सुन रही होती है, लेकिन मेरी भाभी भी कम नहीं है। मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देती हैं, मेरी बात सुनती हैं। मेरे ससुराल में जब भी प्रॉब्लम होती है मैं इन्हीं से डिस्कस करती हूँ। वो क्या है ना, माँ तो है नहीं तो। तभी भाई आ जाता है। अरे क्या बात है, आज तो पार्टी चल रही है। नेहा, जरा मेरे लिए भी एक कप चाय ले आना बेटा। दोनों भाई बहन अंदर चले जाते हैं कि तभी, क्या बात है, तेरा पति तो बहन को बिल्कुल बेटी की तरह रखता है, यार नजर ना लगे। अरे छोटी है ना वो, शादी तो मेरे पति ने ही करवाई है, तो बेटी ही मानेगा ना। तभी नेहा हाथ में पकोड़े लेकर आ जाती है। आप लोग पकोड़े खाइए, भाभी मैं घर जा रही हूँ, भैया मुझे ड्रॉप करके आ जाएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं फ्री भी हो जाऊंगी। भाई और नेहा दोनों चले जाते हैं, लेकिन अब शुरू होती है असली पंचायत। देख, यही आदत इनकी ना मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी अभी ऑफिस से आए, अब बहन को छोड़ने चले गए, ये नहीं कि बीवी को वक्त दे। लेकिन तू तो हम लोगों के साथ है ना, तू भी भैया के साथ बैठ तो नहीं सकती थी। चल कोई ना, वैसे शिल्पी तुझे ननद ना बहुत अच्छी मिली है, और सुंदर भी कितनी है, प्यारी सी बच्ची जैसी। देख, आज के समय में कौन भाभी के लिए साड़ी लाता है। अब शिल्पी का तो पारा हाई हो जाता है यूं नेहा की तारीफ सुनकर। अरे रहने दो, छोड़ो, पता भी है कितना पार्लर में जाकर बैठती है, बड़े घर में शादी हुई है, सास सारा काम करती है, और ये सारा दिन बस बैग उठाकर शॉपिंग करती रहती है, पति भी ध्यान नहीं देता इसकी ओर। चलो फिर कभी बात करते हैं, अभी थोड़ा मूड ऑफ सा लग रहा है। सहेलियां चली जाती है, लेकिन अब शिल्पी सोच लेती है कि वो नेहा से लड़ाई करके रहेगी, जिससे वो अब इस घर में ना आए। अरे बहुत आई भाई भाई करने वाली, इसको लगता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसे घर से बाहर निकालने के लिए। तभी भाई वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है शिल्पी का मुंह फूला होता है। आ गए? क्यों गए थे? पता नहीं था बीवी सुबह से इंतजार कर रही है, लेकिन नहीं जी। अरे लेकिन नेहा कैसे जाती, अकेली थी? तुम्हारी भी तो सहेलियां आई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं नेहा को छोड़ आता हूँ घर, वैसे भी कितना अंधेरा हो गया था। कैसे क्या जाती? अरे जैसे आई वैसे ही चली जाती, और क्या। पति हैरान रह जाता है।
अरे क्या हो गया है शिल्पा तुम्हें? नेहा मेरी बहन है वो, उसके लिए मैं चला भी गया तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम जानते भी नहीं हो वो कितनी चालाक है। क्या करने आती है वो यहाँ पर? कल बता रही थी कि उसके पति ने उसे मारा। अरे मार खाने वाले काम करेगी तो खाएगी ना। पति को गुस्सा आ जाता है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि राकेश ने नेहा को मारा? बोलो। अरे जाने दो ना, हम लोगों को क्या करना है, मार खाए या डांट। मैंने भी बात सुनकर अनसुनी कर दी। तैयार हो, हम लोग नेहा के घर जाएंगे। अरे क्या हुआ, कैसी बात कर रहे हो? क्यों जाएंगे? मुझे नहीं जाना, मैं थक गई हूँ। लेकिन पति के सामने शिल्पी की नहीं चलती और वो तैयार होकर चली जाती है। नेहा के घर उसका पति। क्या बात है भैया, कैसे आना हुआ? राकेश क्या बात है? नेहा को तूने मारा क्यों? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? मैं तो 2 साल से मार रहा हूँ। आपको आज कैसे याद आ गई? भाई नेहा को पकड़कर अपने पास ले आता है। नेहा आज के बाद यहाँ नहीं रहेगी। अरे कैसी बात कर रहे हो? यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? अरे पति का घर है ये उसका, मैं नहीं रख सकती इसे उम्र भर। नेहा शिल्पी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। भाभी मैं आऊंगी भी नहीं, आना होता तो पहली बार में ही आ जाती। मैं हैरान थी कि इतने साल पहले ही मैंने आपको राकेश के बारे में बताया था, लेकिन आपने भाई से जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। अरे ये औरतों वाली बात मैं नहीं किया करती। और अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी नहीं करती। शिल्पी शांत हो जाती है। मैंने आपको माँ का दर्जा दिया था भाभी। मैंने सोचा था कि आप मुझे समझेंगी बेटी की तरह, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ मायके का सपोर्ट ना हो वहाँ ऐसा ही होता है। नेहा मैं बस गुस्सा हो जाता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, आज से तेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। सॉरी भैया, आपकी बहन आज आपके घर नहीं आएगी और ना कल। वो इसी घर में बहुत अच्छे से रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। सुरेश के 2 बेटे थे, भीरू और धीरू। वो अपनी आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर था और उसके दोनों बेटे उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती। भीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था, भीरू अपने लालच की वजह से आए दिन धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा साधा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर भीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है।
अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा भीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा, सुनती हो? उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भीरू उसे सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर भीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियां मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलत फहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ। अरे भीड़ लगी हुई थी वहां तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो। मैं बनाया करूँगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगी? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है। फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है। शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10,000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है, लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है
और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब भीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहाँ एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ भीरू और राधा के लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है।